डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने सहकारिता के बारे में पूरा विस्तार से पढ़ा था। आज हम सहकारी समितियों के वर्गीकरण के बारे में डिस्कस करेंगे। भारतवर्ष में सहकारी समितियों की स्थापना से सहकारी आंदोलन प्रारंभ हुआ था। इन समितियों की जो स्थापना है वो कृषकों के हितों हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि की उन्नति करने के लिए की गई थी। जब हम सहकारी समितियों की बात करते हैं तो इनको प्रमुख रूप से दो भागों में बांटा जा सकता है। पहली जो सहकारी समितियां हैं वो साख समितियां हैं, क्रेडिट सोसाइटीज़। दूसरी सहकारी समितियां गैर साख समितियां हैं, नॉन क्रेडिट सोसाइटीज़। जब क्रेडिट सोसाइटीज़ की बात आती है, साख समितियों की बात आती है, तो इसमें कृषि से संबंधित कृषि साख समितियां हैं और दूसरी गैर कृषि साख समितियां हैं। कृषि साख समितियों को हम तीन भागों में बांट सकते हैं। प्राथमिक सहकारी साख समितियां यानी पैक्स, प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज़। दूसरी केंद्रीय या जिला सहकारी बैंक, डीसीसीबी, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स। और तीसरी है स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स, राज्य स्तरीय सहकारी बैंक। गैर कृषि जो साख समितियां हैं उनमें शहरी क्षेत्रों में ज़्यादातर जो काम कर रही हैं सहकारी समितियां, उनको सम्मिलित किया जाता है, जिसमें कुशल या जो कलात्मक जो श्रमिक हैं उनके द्वारा जो स्थापित सहकारी समितियां होती हैं, ये मुख्य रूप से इन जो समितियों का जो संगठन है वो शुल्क डिलीट सिद्धांतों पर आधारित होता है। जब गैर साख समितियों की बात आती है तो गैर साख समितियां एक तो कृषि से संबंधित हैं और दूसरी गैर कृषि से संबंधित हैं। जो कृषि से संबंधित हैं उनमें विपणन समितियां, उसके बाद उन्नत कृषि बीज समितियां, सिंचाई समितियां, चकबंदी समितियां, पशुपालन एवं प्रजनन समितियां, भूमि सुधार समितियां, ये सब आती हैं। गैर साख और गैर कृषि से संबंधित हैं उसमें जो गृह निर्माण समितियां हैं, उपभोक्ता समितियां हैं, उसके अलावा श्रमिक समितियां हैं, हथकरघा बुनकर समितियां हैं, या शिक्षा से संबंधित जो भी समितियां हैं वो आती हैं इसमें। अब कृषि से संबंधित जो साख समितियां हैं उनका जब हम अध्ययन करते हैं तो सबसे पहले हम लेते हैं कि प्राथमिक जो कृषि साख समितियां हैं वो क्या हैं, उनके क्या कार्य हैं, किस प्रकार से उनका गठन होता है, क्या उनका प्रबंध है। प्राथमिक कृषि समितियां सहकारी आंदोलन की एक आधारशिला हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि से संबंधित कृषकों को ऋण उपलब्ध करवाने का कार्य करते हैं। इन समितियों की जो स्थापना है वो कृषकों की सहायता हेतु की गई थी और जो सहकारी साख अधिनियम 1904 के अंतर्गत इसकी स्थापना हुई थी। जब हम इन समितियों के गठन की बात करते हैं, समितियों का कार्य क्षेत्र एक ग्राम स्तर पर होता है। छोटे गांव में या आसपास के जो भी गांव हैं उनको मिलाकर भी गठन किया जा सकता है। समिति के जो सदस्य की आयु 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए और कोई भी जो 10 व्यक्ति हैं जो उस कार्य क्षेत्र के निवासी हैं समिति के सदस्य के रूप में अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। जब इसके प्रबंध की बात आती है तो कृषि साख समितियों का प्रबंध अवैतनिक रूप से प्रजातांत्रिक प्रणाली द्वारा किया जाता है। समिति का जो प्रबंध है वो एक प्रबंध कमेटी द्वारा किया जाता है। साधारण सभा की जो समिति है वो सर्वोच्च प्रबंध का संचालन करती है। समिति का जो प्रत्येक सदस्य है वो इसका सदस्य होता है और प्रत्येक सदस्य को एक मत देने का अधिकार होता है। सभा की बैठक वर्ष में एक बार अवश्य होती है और सभा समिति के आय व्यय के विवरण को स्वीकृत करती है। वार्षिक लाभ का वितरण, ब्याज की दर, ऋण की रकम, सुरक्षित कोष, ये सब वो जो प्रबंध समिति निश्चित करती है। प्रबंध कमेटी के दैनिक कार्यों के संचालन हेतु एक साधारण सभा द्वारा एक समिति का गठन किया जाता है जिसके सदस्यों की संख्या 5 से 9 तक होती है। प्रबंध समिति नए सदस्य बनाने, धन की व्यवस्था करने, ऋण की व्यवस्था,
ऋण अदायगी, आय व्यय का विवरण प्रस्तुत करना, साधारण सभा की बैठक बुलाना एवं संपूर्ण नियंत्रण का कार्य करती है। जब हम समिति की पूंजी के बारे में बात करते हैं तो समिति की जो वर्किंग कैपिटल है, कार्यशील पूंजी है, वो आंतरिक तथा बाह्य स्रोतों जैसे प्रवेश शुल्क, अंश पूंजी, सदस्यों द्वारा जमा रुपये, सुरक्षित कोष आदि के रूप में इनको देख सकते हैं हम। बाह्य स्रोतों से सदस्यों द्वारा जमा राशि जैसे सरकार से प्राप्त ऋण है, केंद्रीय सहकारी राज्य बैंकों से प्राप्त ऋण है एवं अन्य जो समितियों की जमा राशि है, वो सब इस समिति की पूंजी के बाह्य स्रोतों की पूंजी के रूप में देखते हैं। जब ऋण नीति की बात आती है तो ये जो समितियां हैं 6 माह से 1 वर्ष तक अल्पकालीन ऋण यानी फसल ऋण देती हैं, जो उत्पादक कार्यों जैसे बीज, उर्वरक, कृषि यंत्र खरीदने एवं कई बार जो अनुत्पादक कार्य हैं, शादी ब्याह आदि कार्य, तो भी ये ऋण प्रदान कर देती हैं। सदस्यों की जो जमानत इनकी जो होती है, उनकी जो क्रेडिटेबिलिटी होती है, उनकी सच्चाई ईमानदारी पर आधारित होती है और कई बार इनको जमानत के रूप में उनके भूमि, आभूषण आदि के रूप में भी रखा जाता है। ऋण की जो वसूली है वो प्रति वर्ष फसल के समय छोटी छोटी किस्तों के रूप में होती है। जब लाभ के वितरण की बात आती है तो लाभ का वितरण जो किया जाता है उसमें अंश पूंजी नहीं होती। उन समितियों में संपूर्ण लाभ को सुरक्षित कोष में जमा करवा देते हैं। जिन समितियों में अंश पूंजी होती है वे वास्तविक उस लाभ का 25% सुरक्षित कोष में जमा करके शेष सदस्यों में वितरित कर देते हैं। समिति ज्यादातर 10% धार्मिक कार्यों में भी व्यय कर सकती है, लेकिन इसके लिए उसको रजिस्ट्रार की अनुमति लेनी होती है। रजिस्ट्रार अगर अनुमति देता है। दूसरा जो है वो केंद्रीय या जिला सहकारी बैंक है। केंद्रीय या जिला सहकारी बैंक है, ये प्राथमिक सहकारी साख समिति के सदस्य होते हैं और इनका जो कार्यालय होता है वो तहसील स्तर पर केंद्रीय सहकारी बैंक के रूप में होता है। ये बैंक प्राथमिक सहकारी जो साख समिति हेतु संघ के रूप में कार्य करते हैं। केंद्रीय सहकारी बैंकों का प्रबंध एवं संचालन साधारण सभा द्वारा जो निर्वाचित संचालक मंडल होता है उसके द्वारा होता है और बैंक के दैनिक कार्यों की समीक्षा हेतु एक समिति गठित की जाती है जिसमें संचालकों की संख्या 10 से 13 तक हो सकती है। ये बैंक अपनी पूंजी संचित कोष, जमा पूंजी, राज्य सहकारी बैंकों से प्राप्त ऋण एवं सरकारी अनुदानों द्वारा प्राप्त करते हैं। केंद्रीय जो सहकारी बैंक है वो सदस्य सहकारी बैंकों को 6 से 8% ब्याज दर पर अल्पकालीन एवं मध्यकालीन ऋण स्वीकृत करते हैं। ऋण आवश्यकता अनुसार प्रदान किया जाता है। धनराशि की एक निश्चित सीमा तय कर दी जाती है। केंद्रीय जो सहकारी बैंक अपने वास्तविक लाभ में से निश्चित राशि संचित कोष में से जमा करा देते हैं और शेष भाग को सदस्यों में उनके अंशों के आधार पर वितरित कर देते हैं। राज्य में जो अपेक्स लेवल पे जो बैंक है, सहकारी बैंक है, वो स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, राज्य सहकारी बैंक, राज्य सरकार के सहयोग से प्रत्येक राज्य में एक राज्य सहकारी बैंक की स्थापना की जाती है। ये बैंक एक और रिजर्व बैंक से धन प्राप्त करते हैं और दूसरी ओर केंद्रीय सहकारी बैंकों को ऋण प्रदान करते हैं। ये जो राज्य स्तर पर सर्वोच्च संस्था के रूप में कार्य करती है। केंद्रीय सहकारी बैंक एवं प्राथमिक सहकारी समितियां इनकी सदस्य होती हैं। केंद्रीय सहकारी बैंक के नियंत्रण एवं समन्वय का कार्य करता है। प्रांतीय स्तर पर सहकारी नीतियों पर एकरूपता लाने, देश के मुद्रा बाजार में संबंधित करने, राज्य सहकारी आंदोलन का राष्ट्रीय सहकारी आंदोलन से संबंध, वित्तीय व्यवस्था करना, केंद्रीय सहकारी बैंकों के संतुलन केंद्र के रूप में तथा ये व्यापारिक बैंकों के लिए कार्य करते हैं। केंद्रीय जो सहकारी बैंक का प्रबंध यानी राज्य सहकारी बैंक का प्रबंध साधारण सभा द्वारा निर्वाचित मंडल द्वारा किया जाता है। इसकी जब पूंजी की बात करते हैं तो हिस्सा पूंजी है, जमा राशि, सुरक्षित कोष, निर्गमित ऋण पत्र राज्य सरकार एवं संस्थाओं द्वारा जो दिया जाने वाला जो हिस्सा है वो इसकी पूंजी में आती हैं। राज्य सहकारी बैंक केंद्रीय सहकारी बैंकों को 4 से 6% ब्याज दर पर ऋण देते हैं। विशेष परिस्थितियों में ये बैंक प्राथमिक सहकारी साख समितियों, व्यक्ति सदस्यों एवं जो सहकारी संस्थाओं को भी ऋण देते हैं। ये बैंक प्रांतीय स्तर पर शीर्ष संस्था के रूप में है जो साख प्रबंध करते हैं। जब कृषि गैर साख समितियों की बात आती है तो इसमें कृषि सहकारी विपणन समिति है। कृषि सहकारी विपणन समितियों से तात्पर्य उस संगठन या व्यवस्था से है जिसमें कृषक आपस में मिलजुल कर विपणन का कार्य करते हैं। इनमें सामूहिक संगठन से कृषकों को समुचित लाभ होता है।
विपणन समितियां अपने सदस्य के उत्पाद को सामूहिक रूप से क्रय करते हैं और इस प्रकार की जो समितियां हैं वो क्रय विक्रय समितियां कहलाती हैं। जब इसके अलावा जो विपणन समितियों के अलावा है, सहकारी खेती है, सहकारी चकबंदी, सहकारी सिंचाई समिति, सहकारी विधायन समिति, पशुपालन एवं दुग्ध उत्पादन समिति, कृषि आगत आपूर्ति सहकारी समितियां, भूमि सुधार समितियां, ऐसी बहुत सी जो सहकारी जो संस्थाएं हैं वो इस अधिनियम के अंतर्गत गठित की जाती हैं। तो संक्षेप में ये कह सकते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में उन्नति के लिए सहकारी आंदोलन के अंतर्गत जो स्थापित समितियां हैं वो एक अच्छा काम कर सकते हैं, बशर्ते कि उनका प्रबंधन या उनका जो मैनेजमेंट या उनकी जो निगरानी है वो सही ढंग से की जाए। थैंक यू।